गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। सो आज की वीडियो में हम ग्लाइकोलाइसिस के रेगुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, कैसे होता है और कौन से एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड आई होप यू विल गेट ऑल द पॉइंट्स। अब सबसे पहले ये बात आती है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, 12th क्लास में भी हमने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है, सॉरी 11th क्लास में। उसके बाद हमने बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में भी अच्छे से जान चुके हैं। तो क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस? ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुवेट का बनना। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, जो कि कहां पर होती है? सेल के साइटोसोल में होती है। अब एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट बनते हैं, ये हम ग्लाइकोलाइसिस वाले प्रोसेस में बहुत अच्छे से जान चुके हैं। इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें कि ग्लाइकोलाइसिस के बारे में प्रॉपर्ली बहुत अच्छे से समझाया हुआ है विद नोट्स। तो अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस के बारे में जानना हो तो उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। आज की वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस पता होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आज की वीडियो देखने से पहले आप ग्लाइकोलाइसिस वाली वीडियो देखें। अब एक्चुअल में ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, मैंने बोला ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। ठीक है, ये 10 स्टेप प्रोसेस होते हैं, यानी कि 10 एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जब जाके ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस टर्म तो हमें क्लियर हो गया। अब हम आते हैं रेगुलेशन का क्या मतलब होता है। रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल करना एक तरीके से। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब हो गया कि ग्लाइकोलाइसिस में जो हमारा पायरुवेट एक एज अ प्रोडक्ट बन रहा है, इसके सिंथेसिस को कंट्रोल करना कि कब बनना चाहिए कब नहीं बनना चाहिए, सब रेगुलेट करते हैं हमारे कुछ एंजाइम जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में ही प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बाद रेगुलेशन भी टर्म हमें क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन उठता है कि रेगुलेशन करने के लिए क्यों जरूरी है, यानी कि जो हम ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट जो बन रहा है एज अ प्रोडक्ट, हम उसको कब बनाएं कब ना बनाएं, हमारी सेल उसको कब बनाएगी कब नहीं बनाएगी, तो ये सब क्यों जरूरी होता है। मैंने जैसे बोला रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, इससे दो ही मतलब निकल के आएगा, या तो कोई भी चीज ऑन होगी या कोई भी चीज ऑफ होगी। तो ये जो ऑन का मतलब एक्टिव, या हम बोले कोई भी चीज प्रोड्यूस होती रहेगी, और ऑफ का क्या मतलब होगा, वो इनहिबिट हो जाएगी या फिर हम बोले इनएक्टिव हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था वो नहीं बनेगा। हमें पता है, मान लीजिए हमारी कोई एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में शूज की फैक्ट्री है, ठीक है, तो वो शूज बनाती है। अब क्या होता है मार्केट में, अब वो शूज की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो क्या होगा, हमें शूज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहां पर क्या होगा कि जो शूज फैक्ट्री का मालिक होगा वो शूज बनाने बंद कर देगा, कि जब तक ये जो हमारे बचे हुए प्रोडक्ट है, ये जो हमारे बचे हुए शूज हैं, ये नहीं बिक जाते मार्केट में, हम तब तक नहीं बनाएंगे। ऐसे ही हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होती हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट बन रहा है, तो जब पायरुवेट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा या किसी भी प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तो वो प्रोसेस वहां पर कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। इसलिए जो रेगुलेशन होता है वो जरूरी होता है हर मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो ग्लाइकोलाइसिस में कुछ रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं, वो रेगुलेटरी एंजाइम कैसे एक्टिवेट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस को और कैसे इनहिबिट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। अब जैसे कि अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस का पूरे 10 स्टेप आपको याद होने चाहिए, या मैंने यहाँ पर एक छोटी सी समरी बनाई हुई है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। थर्ड स्टेप में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है। अब क्या होता है फिफ्थ स्टेप में, जो हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना है, ये ग्लूकोज 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास दो मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज 3 फॉस्फेट के, ग्लूकोज नहीं ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो दो मॉलिक्यूल जो हमारे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के हैं, ये देन कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। उसके बाद
बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से ये चेंज हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड देन पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब इस स्टेप को जानना क्यों जरूरी है, अब आपने इसमें देखा होगा मोस्टली सभी रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन इस स्टेप में 3 इरिवर्सिबल प्रोसेस है। पहला फर्स्ट स्टेप जिसमें कि क्या ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप जिसमें कि फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज 6 बिस फॉस्फेट बन रहा है, एंड देन लास्ट यानी कि 10th प्रोसेस जिसमें कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बन रहा है। तो ये जो 3 स्टेप होते हैं ये ही हमारे रेगुलेटरी स्टेप होते हैं, यानी कि इन स्टेप में जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो ही पूरे ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करते हैं। तो इसमें कौन सा एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज है। तो पहला रेगुलेटरी एंजाइम हमारा कौन सा हो गया, हेक्सोकाइनेज हो गया। दूसरा जो थर्ड स्टेप में इन्वॉल्व है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, हमारा दूसरा रेगुलेटरी एंजाइम ये हो गया। तीसरा जो हमारा लास्ट वाला है यानी कि पायरुवेट काइनेज, तो हमारा थर्ड रेगुलेटरी एंजाइम ये हो गया। तो इस तरीके से आप रेगुलेटरी एंजाइम को याद रख सकते हैं। जो भी जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस में वो ही हमारे रेगुलेटरी स्टेप है, और उन स्टेप्स को जो एंजाइम कैटेलाइज करते हैं वो एंजाइम हमारे क्या है, रेगुलेटरी एंजाइम है। अब इन तीनों एंजाइम में क्या एक कॉमन बात है कि ये तीनों एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम से क्या मतलब है, अगर आपने एंजाइमोलॉजी में एंजाइम्स के बारे में अच्छे से जाना होगा तो आप समझ गए होंगे, वरना मैं आपको बता ही देती हूँ एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एंजाइम होता है इस तरीके से, तो ये जो साइट होती है ये कौन सी होती है, एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, जहां पर हमारा जो सबस्ट्रेट होता है वो आके बाइंड करता है। अब एलोस्टेरिक एंजाइम में क्या होता है, एक और साइट होती है कहीं भी इस तरीके से, जो कि इसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। अब क्या होता है, यहाँ पर हमारा इस सबस्ट्रेट का जो इनहिबिटर होगा या इस एंजाइम का जो इनहिबिटर होता है वो आके बाइंड कर जाता है। अब जैसे ही ये यहाँ पर आके बाइंड करेगा तो क्या होगा, इस एंजाइम का जो वर्क है वो बंद हो जाएगा। और इस एंजाइम का वर्क क्या था कि ये सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर रहा था, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा था। तो इसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। तो ये तीनों जो होते हैं ये एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं। तो जैसे मान लीजिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ठीक है, तो इस केस में ये एंजाइम हमारा हेक्सोकाइनेज हो गया, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, ये किस सबस्ट्रेट को यानी कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कर रहा है। तो जैसे ही ग्लूकोज सबस्ट्रेट हमारा यहाँ पर आके बाइंड होगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा। लेकिन जब हमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ना बनाना होगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक इनहिबिटर आकर बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ये फर्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पर ही इनहिबिट हो जाएगा और इस प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एंजाइम या इनहिबिटर वर्क करते हैं फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब हम ये देखते हैं कि किस एंजाइम के लिए कौन सा सबस्ट्रेट या कौन सा प्रोडक्ट एज ए एक्टिवेटर और एज ए इनहिबिटर वर्क करेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, स्टेप फर्स्ट, जिसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। तो इसमें क्या हेक्सोकाइनेज हमारा हेल्प कर रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बनाने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, जब एएमपी यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का अमाउंट ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, हेक्सोकाइनेज को और इनिशिएट करेगा, यानी कि एज ए एक्टिवेटर की तरह वर्क करेगा कि अपना प्रोसेस तुम करते रहो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का अमाउंट ज्यादा हो गया, इन केस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका अमाउंट ज्यादा हो गया, तो अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एज ए इनहिबिटर की तरह वर्क करेगा हेक्सोकाइनेज के लिए। मतलब जैसे ही इसका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो हेक्सोकाइनेज अपना वर्क करना बंद कर देगा, यानी कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब का अमाउंट जब ज्यादा हो जाएगा
तो जैसे कि मैंने बताया, जब हमारा प्रोडक्ट का, जैसे कि शू फैक्ट्री में शूज का अमाउंट ज्यादा होगा और अभी वो मार्केट में जा ही नहीं रहा है, यानी कि अभी उसका यूटिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जब इसका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो ये एज ए इनहिबिटर की तरह वर्क करेगा हेक्सोकाइनेज के लिए। दूसरा जो इसके लिए एज ए इनहिबिटर की तरह वर्क करता है वो होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है हमारे पूरे मेटाबॉलिक रिएक्शन में, ग्लूकोज से हमारा बनता है पायरुवेट जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। अब उसके बाद ये जो हमारे दो मॉलिक्यूल आए हैं पायरुवेट के, ये बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये कैसे बनाते हैं इसकी भी मैंने अच्छी खासी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि नोट्स के साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर आपको ये जानना हो तो इस वीडियो की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या बनता है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है ये जाता है टीसीए साइकिल में। टीसीए साइकिल में जाने के बाद क्या होगा, किस चीज के फॉर्मेशन होता है, एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है विच इज एन एनर्जी मॉलिक्यूल। इसी के साथ FADH2 का फॉर्मेशन होता है एज वेल एज एटीपी का भी फॉर्मेशन होता है। अब क्या होगा, ये जो NADH और FADH2 होते हैं ये दोनों फर्दर ETC साइकिल में जाते हैं। ETC साइकिल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, ये दोनों एनर्जी मॉलिक्यूल यानी कि ATP ही बनाते हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ओवरऑल ये जो प्रोसेस हुई है इसमें एनर्जी किस तरीके से बन रही है, यानी कि ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से फाइनल प्रोडक्ट हमारा ATP बन रहा है। अब जब हमारा प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ATP का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, तो हमें ग्लाइकोलाइसिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ATP एज ए इनहिबिटर की तरह वर्क करता है फॉर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। स्टेप 3 जहां पर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एज ए रेगुलेटिंग एंजाइम की तरह वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है कि एक्टिवेटर फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट और AMP का अमाउंट जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज अपना अच्छे से प्रोसेस करेगा, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस अच्छे से प्रोसीड आउट होगी। लेकिन अगर सिट्रेट का अमाउंट या फिर ATP का अमाउंट बढ़ जाता है तो सेम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का जो वर्क होगा वो इनहिबिट हो जाएगा, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एज ए इनहिबिटर की तरह वर्क करेंगे। अब सिट्रेट का क्या इसमें मतलब पड़ा, क्योंकि मैंने बताया टीसीए साइकिल में सिट्रेट का भी फॉर्मेशन होता है। अगर आपने सिट्रेट साइकिल को बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो, अगर नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसकी एक वीडियो सेपरेट बता दूंगी। ठीक है, तो सिट्रेट का फॉर्मेशन भी होता है टीसीए साइकिल में। तो जब प्रोडक्ट का अमाउंट हमारा ज्यादा हो जाएगा तो ग्लाइकोलाइसिस बंद हो जाएगी, यानी तो इस तरीके से सिट्रेट हमारा एज ए इनहिबिटर की तरह वर्क करता है। ATP के लिए सेम फंडा रहेगा जैसे कि यहाँ हुआ। ये जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज होता है, यानी कि जो हमारा थर्ड स्टेप होता है, इसको हम रेट लिमिटिंग रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट लिमिटिंग रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो स्टेप होता है ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस में सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, यानी कि काफी धीरे धीरे वर्क करता है। तो पूरी जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है मेजरली इसी स्टेप पे, यानी कि थर्ड स्टेप पे क्या होती है, डिपेंड होती है। जब MCQ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि रेट लिमिटिंग रिएक्शन कौन सी होती है, तो वो थर्ड स्टेप, यानी कि जब F6P से F16BP बनता है तो ये होती है। और इस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? रेट लिमिटिंग एंजाइम बोलते हैं। उसके बाद थर्ड रेगुलेटरी एंजाइम होता है हमारा पायरुवेट काइनेज, जो कि लास्ट में वर्क करता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में बदलने के लिए। इसमें क्या होगा, जब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो होता है हमारा, अगर इसका अमाउंट ज्यादा होगा तो एज ए एक्टिवेटर की तरह वर्क करेगा ये हमारे पायरुवेट काइनेज के लिए। और सेम AMP भी हमारे एज ए एक्टिवेटर की तरह वर्क करेगा, किसके लिए? पायरुवेट काइनेज के लिए। और जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है और ATP, ये एज ए इनहिबिटर की तरह वर्क करते हैं हमारे पायरुवेट काइनेज के लिए। एसिटाइल कोएंजाइम ए का भी सेम फंडा है, ग्लूकोज से जब हम बनाएंगे पायरुवेट से फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, एज ए प्रोडक्ट की तरह वर्क किया जाएगा ग्लूकोज के लिए। तो जब इसका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा
तो हमें ये प्रोसेस आगे यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन किया जाता है। तो यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि मैं डेली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जैसे कि गेट है, नीट है या फिर गेट बी है, CU सेट, बायोलॉजी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड रोज क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ, MCQ टाइप्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं।